तो प्यारे दोस्तों, बचे 50 क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक इंडेक्स एग्जाम में फिजिक्स और केमिस्ट्री यानी भौतिक और रसायन विज्ञान से आता है पार्ट 2 करके, यानी भाग 2 में भौतिक तथा रसायन विज्ञान से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बात और मैं आपको बता दूं प्यारे दोस्तों, कभी भी चाहे आप कोई पेपर सेट सॉल्व करिए या एग्जाम में जाइए, तो अगर आपको शुरू के क्वेश्चन टफ दिख जाते हैं तो आप घबराइए नहीं, क्योंकि आपके एग्जाम में सभी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। 4-5 आपके टफ भी रहेंगे, मीडियम के भी रहेंगे 10-20 और 25-30 आपके लो भी रहेंगे। तो सारे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो घबराना नहीं है। फ्री माइंड से एकदम अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चंस को पढ़ना है। अगर आप नॉर्मल तरीके से सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं तो आप 70+ आसानी से कर जाएंगे। एक नॉर्मल स्टूडेंट बिना घबराए सारे क्वेश्चंस को पढ़ता है तो 70 क्वेश्चन आप कर सकता है। अगर थोड़ा और मेहनत करता है तो 80+ कर सकता है। तो ओके, तो हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लास्ट तक प्रत्येक क्वेश्चन को जरूर देखें। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51, एक कण का वेग v बराबर दे दिया है 2t² - 3t + 10 मीटर पर सेकेंड द्वारा दिया गया है। t बराबर 5 सेकेंड पर लाक्षणिक त्वरण का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए आपका दिया है 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी आपका दिया है 17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन सी आपका दिया है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ऑप्शन डी आपको दिया है 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपसे त्वरण का मान पूछा जा रहा है, ओके, लेकिन आपको दिया है वेग का मान। तो आपको पता है कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी हमको त्वरण निकालना है तो dv/dt का मान निकाल ले तो हमको त्वरण पता चल जाएगा। जबकि हमको v का मान दिया है तो आपको त्वरण बराबर हो जाएगा d/dt। v का मान दिया है आपको, रख दिए, क्या दिया है 3t² - 2t² - 3t + 10 आपको दिया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो बच्चा इंटर से फॉर्म डाला होगा या इंटर कर चुका होगा या इंटर में होगा उसको इसका मान पता होगा। जो dv/dt होता है इसको हम अवकलन बोलते हैं। ओके, अब 1 मिनट में आप समझ लीजिए अवकलन क्या होता है। अवकलन जैसे अगर पूछा जाए कि x⁴n का अवकलन करिए तो अवकलन निशान लगाएंगे d/dx, x के सापेक्ष करना है तो इसका जो अवकलन होता है n(x⁴n - 1)। क्या हुआ, n आगे चला आया, x वैसे ही है, फिर n में से 1 घट गया। ओके, जैसे पूछा जाए कि x⁴3 का अवकलन करिए x के सापेक्ष तो क्या होगा, n का मान यहाँ 3 है तो 3 हो जाएगा, x है तो x, n-1 यानी 3 में से 1 घटाएंगे तो 2। तो इस तरीके से x³ का अवकलन हो जाएगा 3x²। तो इसी कॉन्सेप्ट पर इसको भी आपको सॉल्व करना है। तो आपका हो जाएगा a बराबर, इसको t के सापेक्ष इसका अवकलन करना है तो 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 तो हो जाएगा 4t और 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 - 3 t का अवकलन करेंगे तो 1 आएगा तो 3 × 1 हो जाएगा, प्लस हमको t के सापेक्ष अवकलन करना है तो 10 में तो t समाहित है नहीं तो 10 का जो अवकलन होगा वह 0 होगा। तो a बराबर आपका आ जाएगा 4t - 3। अब आपको बोला है कि t की वैल्यू 5 सेकेंड तो a बराबर आपका हो जाएगा 4 × t का मान 5 - 3 यानी 17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 आपका ये है
कि प्रक्षेप के कौन से कोण पर क्षैतिज परास एवं अधिकतम ऊंचाई बराबर होते हैं। कह रहा है प्रक्षेप के कौन से कोण पर क्षैतिज परास अधिकतम ऊंचाई के बराबर होते हैं। तो कंडीशन बोला है क्वेश्चन नंबर 52 में कि जो आपका क्षैतिज परास है, क्षैतिज परास है वह आपके अधिकतम ऊंचाई के बराबर है। अधिकतम ऊंचाई के बराबर है, क्षैतिज परास अधिकतम ऊंचाई के बराबर है। तो आपका जो क्षैतिज परास होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी होता है, और जो आपकी अधिकतम ऊंचाई होती है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g होता है। ओके, हमको निकालना है प्रक्षेप का कोण। तो जो प्रक्षेप का कोण होता है tan थीटा होता है। तो यहाँ पर जो कैंसिल हो रहा है उसको कट कर दीजिए, g से g कैंसिल, u स्क्वायर से u स्क्वायर। अब बचेगा आपका साइन 2 थीटा बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपान 2। अब आपको पता है कि साइन 2 थीटा बराबर कितना होता है। साइन 2 थीटा बराबर आपका होता है 2 साइन थीटा इंटू का कास थीटा। अब इसमें रख देंगे तो हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू का कास थीटा बराबर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा अपान 2। एक से एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 4 cos थीटा बराबर साइन थीटा। आपको मान निकालना है tan थीटा का, तो cos को साइन के नीचे ले जाइए तो आपका हो जाएगा tan थीटा बराबर 4 हो जाएगा। आपको थीटा का मान निकालना है तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 4, जो कि आप tan इनवर्स 4 का मान निकालेंगे तो आपका मान आएगा 75 डिग्री और 58 मिनट, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 आपका है कि 1 ग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर 1 न्यूटन बल कार्यरत है। वस्तु में प्रेरित त्वरण की गणना कीजिए। ऑप्शन ए 10⁻³ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी 10⁻³ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ऑप्शन डी आपका है 10⁵ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको त्वरण का मान निकालना है, ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। आपको दे दिया है 1 ग्राम द्रव्यमान यानी m की जो वैल्यू है 1 ग्राम दे दिया है, और f की जो वैल्यू है 1 न्यूटन दे दिया है, 1 न्यूटन। तो न्यूटन जो होता है यह मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होता है, यानी एमकेएस में इसको भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यह एमकेएस में है। तो 1 ग्राम कितने किग्रा के बराबर है 1/1000 यानी 10⁻³ किग्रा के बराबर होता है। अब ए भी एमकेएस में हो गया, ए भी एमकेएस में, तो ए का मान आप निकाल सकते हैं किससे, होता है आपका F बराबर ma। आपको ए की वैल्यू चाहिए तो ए बराबर हो जाएगा F/m। F की वैल्यू आपका 1 है और m की वैल्यू है 10⁻³ तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 10⁻³ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों एक बात और मैं बता दूं, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 52 मैंने आपको डिस्प्ले किया तो सबसे पहले आप स्वयं से लगाइए कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर सॉल्व कर लेते हैं तो ठीक है, अगर नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो भी ठीक है। अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए कि किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। क्या आपसे कम टाइम में हम सॉल्व आपको करके देते हैं, या यदि नहीं सॉल्व करते हैं तो सीखिए कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54।
क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 आपका है, एक एएमयू तुल्य है, एक एएमयू, तो जो आपका एक एएमयू के बराबर होता है 931.5 एमईवी के बराबर होता है। इसको डायरेक्ट आपको याद रखना है कि एक एएमयू बराबर 931.5 एमईवी होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है उष्मा के यांत्रिक तुल्यांक की एसआई इकाई है। ऑप्शन ए आपका दिया है जूल प्रति कैलोरी, ऑप्शन बी आपको दिया है अर्ग प्रति कैलोरी, ऑप्शन सी आपका दिया है कैलोरी प्रति अर्ग, और ऑप्शन डी आपको दिया है जूल गुणे कैलोरी। तो यांत्रिक तुल्यांक जो जे होता है आपका, यांत्रिक तुल्यांक जे बराबर होता है W/H। W कार्य है तो इसका मात्रक आपका जूल होता है, और H हीट है, उष्मा है, तो इसका मात्रक कैलोरी होता है। यानी जो आपका यांत्रिक तुल्यांक का मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कैलोरी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 बोला है कि 125 मीटर की नदी के ऊपर पुल से एक गेंद को फेंका जाता है तथा 3 सेकंड पश्चात दूसरी गेंद को सीधा फेंका जाता है। दूसरी गेंद का प्रारंभिक वेग कितना होना चाहिए जिससे दोनों पानी की सतह पर एक साथ टकराएं? ओके, ऑप्शन ए आपका दिया है 66.26 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी आपका दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी आपको दिया है 43.5 मीटर पर सेकेंड, और ऑप्शन डी आपको दिया है 26.66 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चंस को पहले समझना आपको है। बोला है 125 मीटर की नदी के ऊपर पुल से एक गेंद को फेंका जाता है, 3 सेकंड पश्चात दूसरी गेंद को भी फेंका जाता है। बोला है 125 मीटर कोई ऊंचा आपका पुल है, इससे पहली गेंद यानी एक गेंद को फेंका जाता है, फिर 3 सेकंड बाद दूसरी गेंद को भी फेंका जाता है। तो बोला है कि दोनों एक साथ पानी की सतह से टकराएं तो कितने मीटर पर सेकंड से आपको दूसरी गेंद को फेंकना होगा कि दोनों गेंद पानी की सतह से सेम टाइम यानी एक ही समय पर टकराएं। ओके, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो आपका होता है गुरुत्वाकर्षण के अधीन 56 है, गुरुत्वाकर्षण के अधीन न्यूटन के द्वितीय नियम से, गुरुत्वाकर्षण के अधीन न्यूटन के दूसरे नियम से आपका होता है H बराबर ut प्लस हाफ GT²। ओके, तो पहले गेंद के लिए आपका होगा, पहले गेंद के लिए H का मान 125 दिया तो 125 आपको रख देना है। अब पहले गेंद के लिए प्रारंभिक जो चार्ज होगा वो 0 होगा, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 0 प्लस हाफ GT² होता है आपका हाफ GT² या AT²। ए को भी हम त्वरण लेते हैं और G को भी त्वरण लेते हैं, तो G का मान हम 10 ले लेते हैं गुणे T²। अब 2 से काटेंगे तो 5 बार में जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 5T² बराबर 125। 5 से काटेंगे तो 25 हो जाएगा, तो T का मान यहाँ से आपका आ जाएगा 5 सेकेंड। ये तो पहले गेंद के लिए आपने देखा। अब देखिएगा दूसरे गेंद के लिए होता है आपका H बराबर ut प्लस हाफ GT²। ओके, तो H की वैल्यू आपको 125 लेना है, U का मान आपको नहीं पता है तो उतना ही रख दीजिए। 3 सेकेंड बाद यानी T का मान यहाँ पर 3 लेना है, प्लस हाफ G की वैल्यू कितना 10 लेना है, और T का मान कितना लेना है 3 सेकेंड बाद यानी 3 3 9। ओके, इसको आपको सॉल्व करना है, तो 2 5 10 हो जाएगा। अब यहाँ से 125 बराबर आपका हो जाएगा
3u प्लस का 45, तो 3u बराबर आपका हो जाएगा 125 में से 45 घटाएंगे तो 80 आपका हो जाएगा। तो u बराबर हो जाएगा आपका 80/3, जो कि 26.66 मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है। यानी कि यदि दूसरी गेंद को 26.66 मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंचे तो पहली गेंद और दूसरी गेंद दोनों सेम समय में पानी की सतह से टकराएंगी। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। ओके, क्वेश्चन नंबर 57 समझिएगा। बोला है कि यदि द्रव के तापमान में वृद्धि की जाए तो इसका पृष्ठ तनाव ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी नियत रहता है, ऑप्शन डी पहले बढ़ता है और फिर घटता है। तो प्यारे दोस्तों, यदि आप तापमान बढ़ाते हैं तो घनत्व का जो मान होता है वो घटता है, और घनत्व का मान घटने की वजह से पृष्ठ तनाव भी घटता है। तो पृष्ठ तनाव घटेगा तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 बोला है कि एक गैस के प्रति एकांक आयतन में अणुओं की संख्या बताइए। ऑप्शन ए आपका दिया है RT/P, ऑप्शन बी आपका दिया है P/RT, ऑप्शन सी आपका दिया है P/KT, ऑप्शन डी आपको दिया है KT/P। तो आपका होता है पीवी बराबर आपका होता है NKT। ओके, आपको पीवी बराबर NKT होता है तो P बराबर आपका हो जाएगा N/V × KT। आपका होता है कैपिटल N/V बराबर स्मॉल n। ओके, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा P बराबर स्मॉल n × KT। आपको अणुओं की संख्या यानी स्मॉल n की वैल्यू निकालना है, तो स्मॉल n बराबर हो जाएगा P/KT। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 59 समझिएगा क्या पूछा गया आपसे। सीपी सीबी तथा आर में संबंध होता है, तो आपका होता है R बराबर CP माइनस का CV। ओके, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा है कि एक सरल लोलक के आवर्तकाल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा यदि उसकी लंबाई 4% बढ़ा दी जाए। यदि उसकी लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो आवर्तकाल में क्या परिवर्तन होगा। तो ऑप्शन ए आपका दिया है 6%, ऑप्शन बी आपका दिया है 3%, ऑप्शन सी आपका दिया है 2% और ऑप्शन डी आपका दिया है 4%। तो आपको पता है आवर्तकाल और लोलक की लंबाई में जो संबंध होता है T बराबर 2π√L/G होता है। T बराबर 2π√L/G होता है। बोला है लंबाई को 4% बढ़ा दी जाती है, तो ए आपका मान लीजिए T1 है, ए आपका L1 है। ओके, लंबाई को 4% बढ़ाइए तो आपका T2 हो गया, तो 2π यहाँ पर L2 की जो मान है 4L1 हो जा रही है। क्यों? लंबाई को 4 गुनी कर दी जा रही है, यानी L1 से 4L1 हो गया बट्टे G। तो यहाँ से आपका T2 का मान क्या हो जाएगा 2π गुणे 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा L1/G। तो आप दोस्तों देखिए कि 2π/G इसमें भी है, 2π/G इसमें भी है, यानी इतनी सारी चीजें आपका इसमें भी है और इतनी इसमें भी है, यानी 2π/G 2π/G। तो आवर्तकाल कितना परसेंट बढ़ेगा 2%। कितना बढ़ेगा 2%। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61, 20 मीटर ऊंचाई के टावर के शीर्ष पर खड़ा एक लड़का एक पत्थर गिराता है। वह वेग जिससे यह जमीन से टकराता है होगा, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे दिया है।
ऑप्शन ए आपका दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी आपका दिया है 40 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी आपका दिया है 5 मीटर पर सेकेंड और ऑप्शन डी आपका दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपको निकालना है वेग की वैल्यू। तो जो आपका वेग होता है √2gh होता है। किस कंडीशन में? √2gh होता है आपका अधिकतम ऊंचाई के लिए। तो आपका √2gh होता है तो v बराबर हो जाएगा 2, g की वैल्यू 10, h का मान कितना दे दिया है? h का मान आपको दे दिया है 20। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो v बराबर आ जाएगा √20 200 यानी 400, यानी आपका v की वैल्यू हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62। तो क्वेश्चन का मतलब समझिएगा, एक कोई व्यक्ति है और एक कोई बस है। बस जो है व्यक्ति से 25 मीटर आगे है, यानी आपका जो व्यक्ति है इस बस से 25 मीटर पीछे है, बस से 25 मीटर पीछे है। बोला है कि यदि बस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से आगे बढ़ रही हो और व्यक्ति आपका जो है 10 मीटर पर सेकेंड से आगे बढ़ रहा है, तो कितने समय बाद व्यक्ति और बस दोनों साथ साथ हो जाएंगे? फिर से समझिएगा क्वेश्चन का मतलब, एक व्यक्ति है और एक बस है। बस जो है व्यक्ति से 25 मीटर आगे है। यदि बस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से चल रही हो और जो आपका व्यक्ति है 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रहा हो, तो कितना समय लगेगा कि जो आपका व्यक्ति है बस के समांतर में आ जाएगा कि बस और व्यक्ति दोनों साथ साथ चलने लगेंगे? ये आपका क्वेश्चन है। तो समझिएगा व्यक्ति का विस्थापन कितना करना पड़ेगा। व्यक्ति का जो विस्थापन होगा वो बस के विस्थापन यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जितना विस्थापन कवर करेगा उतना करना पड़ेगा, और 25 मीटर पहले से ही है, यानी व्यक्ति को जो विस्थापन कवर करना पड़ेगा बस का विस्थापन प्लस का 25 मीटर, क्योंकि 25 मीटर पहले से ही है और बस ऑलरेडी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे जा रही है, यानी बस का विस्थापन और 25 मीटर यदि हम और तय कर ले तो व्यक्ति जो है बस के पैरेलल आ जाएगी। तो व्यक्ति का विस्थापन आपका होता है वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा? वेग इंटू समय। कितने वेग से चल रही है? 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 हो जाएगा। अब समय मान लिया t सेकेंड लेती है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा t। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। होता है आपका वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा? वेग इंटू समय। 10 मीटर से चल रही है, समय का मान नहीं पता है, मैंने ले लिया t बराबर बस का विस्थापन आपका होता है h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर या कह लीजिए at स्क्वायर। g का यूज जब करते हैं जब a की वैल्यू नहीं दी रहती है तो g का वैल्यू गुरुत्वाकर्षण का मान 10 रख देते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी a की वैल्यू दी है तो यहाँ पर g ना रख करके a रखता हूँ। ओके, तो g कब रखना है, a कब रखना है, a आपको क्लियर होगा। जब a का मान दे दिया है त्वरण का मान तो at स्क्वायर, यदि a का मान नहीं दिया है, g का मान दे दिया है या नहीं दिया है तो आपको तो पता है g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 9.8 लेते हैं, 9.8 लेते हैं। तो ओके, तो इस तरीके से h बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो h बराबर क्या हो जाएगा? प्रारंभिक वेग बस का तो 0 है तो 0 रख देंगे तो a पूरा 0 हो जाएगा प्लस हाफ। a का मान 2 है, t का मान कितना है? t का मान नहीं पता है तो यहाँ पर आपको t स्क्वायर रख देना है। अब इसको यहाँ पर रख दीजिए तो हो जाएगा 1/2 गुणे 2 t स्क्वायर प्लस का 25। a2 से a2 आपका कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 10t बराबर आपका हो जाएगा t स्क्वायर प्लस का 25। अब हो जाएगा आपका t स्क्वायर माइनस 10t प्लस का 25 बराबर 0। ओके, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा t स्क्वायर 5 बजे 25 5 5 10 यानी 5t प्लस का 5t। ओके, प्लस 25 बराबर 0।
तो यहाँ से इसको आप सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू 5 सेकेंड आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 आपका ये है कि सरल आवर्त गति कर रहे कण की ऊर्जा निर्भर करती है। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा। सरल आवर्ती गति कर रहे कण की ऊर्जा होती है, ऊर्जा निर्भर करती है। ऑप्शन ए केवल आयाम पर, ऑप्शन बी केवल वेग पर, ऑप्शन सी आयाम तथा आवृत्ति दोनों पर, ऑप्शन डी केवल आवृत्ति पर। तो सरल आवर्त गति कर रहे कण की जो ऊर्जा ई होती है वह आपका होता है m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहां से आपको निकल रहा है कि आवृत्ति और आयाम, ओमेगा को आवृत्ति कहते हैं और ए आपका आयाम होता है, यानी सरल आवर्त गति करता हुआ कण आवृत्ति और आयाम दोनों पर निर्भर करता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 बोला है कि 2 कूलम आवेश को 118 वोल्ट के एक बिंदु से 128 वोल्ट के बिंदु तक गतिशील करने में कितना कार्य करना पड़ेगा। ऑप्शन ए 10 जूल, ऑप्शन बी 20 जूल, ऑप्शन सी 25 जूल और ऑप्शन डी 30 जूल। तो कोई आपका आवेश है 2 कूलम का, यानी Q की जो वैल्यू दे दिया है 2 कूलम दे दिया है, 2 कूलम, और जो आपका विभवांतर दे दिया है वह V1 और V2 के फॉर्म में दिया है। V1 बराबर आपका 118 वोल्ट दे दिया है और जो V2 का मान दे दिया है 128 वोल्ट दे दिया है। तो V का मान क्या होगा, V2 माइनस V1, यानी 128 माइनस 118 यानी 10 वोल्ट हो जाएगा। तो किया गया कार्य आपसे पूछा जा रहा है तो होता है W बराबर VQ। किया गया कार्य होता है आवेश द्वारा किया गया कार्य W बराबर VQ, तो V का मान 2 और Q का मान 10, यानी 10 गुना 20 जूल हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 आपका ये है कि एक बार दाब से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए आपका दिया है 10 पे पावर 5 न्यूटन मीटर पे -2। ऑप्शन बी आपका दिया है 10 पे पावर -6 न्यूटन मीटर पे पावर -2। ऑप्शन सी आपका दिया है 10 पे पावर 5 न्यूटन मीटर पे पावर -2 और ऑप्शन डी आपका दिया है 10 पे पावर 7 न्यूटन मीटर पे पावर -2। तो इसमें आपके 2 ऑप्शन सेम दे दिए हैं ए और सी। तो आपका होता है एक बार बराबर 10 पे पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं 10 पे पावर 5 न्यूटन मीटर पे पावर -2। तो यदि आपके एग्जाम में दोनों ए बी सी डी में 2 क्वेश्चन सेम कर दिया, यानी जैसे मान लीजिए बी और सी को सेम कर दिया, दोनों आंसर सेम है, तो चाहे आप बी चाहे आप सी कोई भी टिक मारेंगे तो दोनों कंडीशन में आपको नंबर दिए जाएंगे। जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 65 है, इसमें ए और सी दोनों ऑप्शन सेम है और दोनों ही सही है। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आपका आता है जिसमें 2 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन सेम है और दो ऑप्शन सेम है, वही आपका आंसर है, तो कोई भी टिक कर दीजिए, आपको नंबर मिलना है। ओके, तो इस तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। बोला है कि गुप्त ऊष्मा की CGS इकाई होती है। तो आपको पता है कि गुप्त ऊष्मा Q बराबर ml होता है, Q बराबर ml होता है गुप्त ऊष्मा और ऊष्मा के संबंध में। तो आपका L जो होता है गुप्त ऊष्मा, तो L बराबर हो जाएगा Q/m। बोला है CGS पद्धति में, तो Q का मान क्या होता है, कैलोरी, और CGS
यानी सीजीएस पद्धति में जो आपके बाहर का यूनिट होता है ग्राम, यानी कैलोरी प्रति ग्राम हो जाएगा आपका गुप्त ऊष्मा का मात्रक सीजीएस पद्धति में कैलोरी प्रति ग्राम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपकी बुक में इसको दिया है कैलोरी ग्राम इनवर्स। ओके, तो इसको कैलोरी प्रति ग्राम या कैलोरी ग्राम इनवर्स लिखेंगे, दोनों बात सेम है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 समझिएगा। बोला है कि यदि जल का क्वथनांक 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस पैमाने में इसका मान बताइए। ऑप्शन ए दिया है आपका 7 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी आपका दिया है 35 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी आपका दिया है 63 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी आपका दिया है 65 डिग्री सेल्सियस। तो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करना है तो आपका होता है C/5 बराबर F-32/9। अब आपको C का मान निकालना है तो C/5 बराबर F का मान आपको दे दिया है 95 माइनस का 32/9, तो C/5 बराबर 95 में 32 घटाए 5 में 2 जाएंगे 3, 9 में 3 जाएंगे 6/9, तो 9 सत्ते 63, यानी C की वैल्यू कितना आएगा, 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 सत्ते 35 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 68 बोला है आदर्श गैस समीकरण का उपयोग करते हुए R का मान ज्ञात कीजिए। एसटीपी पर 1 ग्राम अणु का आयतन 22.4 लीटर दिया गया है। तो एसटीपी पर आपका बात की जा रही है, यानी सैचुरेटेड टेम्परेचर प्रेशर पर बात की जा रही है। तो सैचुरेटेड टेम्परेचर प्रेशर के लिए P का जो मान होता है 1 बार होता है, जिसका मान होता है 1.013 गुणे 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, ये तो आपका P का मान, जो T का मान होता है 273 केल्विन होता है, और जो आपका V का मान दिया है 22.4 लीटर, जो आपका 22.4 गुणे 10⁻³ मीटर क्यूब के बराबर होगा। अब समझना आपको ये है 22.4 लीटर की बात की जा रही है, यानी 1 मोल की बात की जा रही है। तो N की वैल्यू आपको 1 लेना है, तो आपका होता है PV बराबर nRT। तो P V बराबर nRT, आपको R का मान निकालना है तो R बराबर हो जाएगा PV बट्टे NT। तो P का मान कितना आपको है 1.013 गुणे 10⁵ V का मान कितना आपको दिया है 22.4 गुणे 10⁻³ और N का मान आपका 1 है, तो 1 गुणे T का मान 273। तो आप इसको सॉल्व करिए तो 1.013 गुणे 22.4, 10⁵ में 10⁻³ घटेंगे तो 10⁻² हो जाएगा बट्टे 273। इसको आप पूरी अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही आएगा, यानी 8.31 जूल प्रति मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, सीजीएस पद्धति में बल की इकाई क्या है। ऑप्शन ए आपका न्यूटन है, ऑप्शन बी आपका डाइन है, ऑप्शन सी आपका न्यूटन मीटर है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सीजीएस पद्धति में जो बल की मात्रक होता है वह होता है आपका डाइन। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 70 बोला है कि 7 मिमी आयाम के साथ सरल आवर्त गति कर रहे एक कण का अधिकतम वेग 4.4 मीटर पर सेकेंड है, दोलन का आवर्तकाल क्या होगा। ऑप्शन ए आपका दिया है 1 सेकेंड, ऑप्शन बी आपका दिया है 0.1 सेकेंड, ऑप्शन सी आपका दिया है 0.01 सेकेंड और ऑप्शन डी आपको दिया है 1.1 सेकेंड। तो सबसे पहले जो आपको डेटा दिया है क्वेश्चन में नोट कर लीजिए।
7 मिमी आयाम, यानी ए का मान दे दिया है 7 मिमी, जिसका मान हो जाएगा 7 गुणे 10⁻³ मीटर। फिर उसके बाद से अधिकतम वेग यानी वी मैक्स का मान जो दे दिया है वह आपको दिया है 4.4 मीटर पर सेकेंड। आपको आवर्तकाल टी का मान पूछा जा रहा है। ओके, तो आपका वी मैक्स यानी मैक्सिमम जो वेग का मान होता है W इंटू ए होता है। W का मान जो होता है 2π/T इंटू ए। तो आपका हो जाएगा वी मैक्स बराबर 2π/T इंटू ए। आपको निकालना आवर्तकाल का मान, तो T बराबर हो जाएगा 2π इंटू A/वी मैक्स। तो इस पे आप मान रख दीजिए, तो 2π का मान रख देंगे 22/7, A का मान रख देंगे 7 गुणे 10⁻³ गुणे वी मैक्स का मान कितना दे दिया है? वी मैक्स का मान आपको दे दिया 4.4। 7 से 7 कैंसिल, तो 2 से काटेंगे 2 दूना 4.2, तो 2.2 से 22 को काटेंगे तो 10 हो जाएगा। तो 10 गुणे 10⁻³ तो आपका हो जाएगा 10⁻²। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.01 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 समझिएगा क्या है। 31 सेमी त्रिज्या के वृत्त के चाप की लंबाई की गणना कीजिए जो कि केंद्र से π/6 कोण बनाता है। ऑप्शन ए 16 सेमी, ऑप्शन बी 16.5 सेमी, ऑप्शन सी आपका दिया 16.2 सेमी और ऑप्शन डी आपका दे दिया 17 सेमी। 31 सेमी त्रिज्या यानी आर का जो मान दे दिया है 31 सेंटीमीटर दे दिया है, और जो थीटा का मान दे दिया है आपका दे दिया है π/6। तो पूछा जा रहा है आपसे चाप की लंबाई क्या होगी। तो आपका होता है यल बराबर आपका होता है आर इंटू थीटा। आर का मान दे दिया 31 और थीटा का मान आपको दे दिया π/6। आर का मान आपको दे दिया 31 और थीटा का मान दे दिया π/6। तो आपका हो जाएगा 31/6, पाई का मान रख दीजिए 22/7। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 3 6 फिर 2 11 22 यानी 31 गुणे 11/21। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 16.2 सेंटीमीटर। 16.2 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मैं सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट मैं सॉल्व करके रखा हूं, आपको आंसर बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 72 पूछा है कि 100 मीटर लंबी एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गति कर रही है। कितने समय में वह 1 किमी लंबे पुल को पार कर लेगी? तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया उसको नोट कर लीजिए। 100 मीटर लंबी ट्रेन यानी लेंथ ऑफ ट्रेन जो दे दिया है 100 मीटर है। ओके, फिर आगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा यानी जो ट्रेन ऑफ स्पीड है, ट्रेन की जो स्पीड है वो दे दिया आपको 60 किलोमीटर प्रति आवर। तो ए मीटर में है तो इसको भी मीटर में चेंज करेंगे, तो किलोमीटर प्रति आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 6×60 6×3=18 यानी 50/3 मीटर पर सेकंड। ओके, और आगे आपका 1 किलोमीटर लंबा पुल यानी जो पुल की लंबाई दे दिया है 1 किलोमीटर जो कि कितने के बराबर होता है 1000 मीटर। आपको निकालना है टी का मान यानी टी बराबर क्वेश्चन मान। तो आपका होता है दूरी बराबर चाल गुणे समय। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय, तो हो जाएगा दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो दूरी कितनी ली जाएगी? दूरी जो आपका होगा वह ट्रेन की लंबाई के साथ साथ पुल की लंबाई को भी लेना पड़ेगा। ट्रेन की लंबाई 100 मीटर और पुल की लंबाई आपका दे दिया 1000 मीटर, तो 1000 मीटर और 100 मीटर यानी 1100 मीटर आपका हो जाएगा।
चाल जो आपका है 50/3, 50/3। समय का मान नहीं पता तो टी ले लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटिए, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 22 का गुणा 3 में करेंगे तो 66 सेकेंड आएगा। यानी जो आपका ट्रेन है 66 सेकेंड में 1 किलोमीटर लंबे पुल को पार कर लेगी। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, एक समान स्तर की सड़क में घुमाव पर त्रिज्या 100 मीटर है। घुमाव पर कार की अधिकतम चाल ज्ञात कीजिए जिस पर यह बिना फिसले घूम सकती है यदि टायर एवं सड़क के बीच घर्षण गुणांक 0.8 है। ऑप्शन ए आपका दिया 30 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी आपका दिया 28 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी आपका दिया 35 मीटर पर सेकेंड और ऑप्शन डी आपको दे दिया है 82 मीटर पर सेकेंड। तो कोई भी कार यदि बिना फिसले किसी घुमाव पर घूमती है तो अधिकतम जो चाल होता है उसके लिए जो घर्षण गुणांक की वैल्यू होती है का म्यू बराबर v²/r(g)। आपको वेग का मान निकालना है, यानी v² बराबर आपका हो जाएगा म्यू r(g)। तो v बराबर आपका हो जाएगा √म्यू r(g)। तो म्यू की वैल्यू आपको दे दिया 0.8, r की वैल्यू आपको दे दिया 100 मीटर, g का मान पता है 9.8। तो यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 100 कैंसिल, यानी आपका हो जाएगा 98 गुणे 8। क्यों हुआ? क्योंकि 1 यहाँ 1 यहाँ 2 से 100 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हो जाएगा 8 हटाए 64, 8 9 72 और 6 कितना होगा 72 6 78, यानी 784। 784 किसका वर्गमूल है? 784 28 का वर्गमूल है। तो इस तरीके से आपका 28 मीटर पर सेकेंड आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74, 30 मीटर पर सेकेंड से यात्रा करने वाली ट्रेन का त्वरण क्या होगा यदि यह 250 मीटर की त्रिज्या के वक्र पर चक्कर लगाती है। क्वेश्चन नंबर 74, ऑप्शन ए आपका दिया है 10⁻² मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी आपको दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन सी आपका दिया है 10⁻³ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन डी आपको दिया है 10⁻² मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अभिकेंद्र त्वरण जो आपका a बराबर होता है v²/r। तो a बराबर v का वैल्यू दे दिया है 50 मीटर पर सेकेंड, तो 50 × 50 और जो r का मान आपको दिया है 250। तो 0 से 0 कैंसिल, 25 दूना 50, यानी a का मान जो आपका हो जाएगा 2 × 5 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, जूल एवं अर्ग में क्या संबंध होता है? तो आपका होता है 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। तो 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 76, क्वेश्चन नंबर 76 आपका है आसूत जल की मोलरता होती है। ऑप्शन ए 55.56 मोल, ऑप्शन बी 18 मोल, ऑप्शन सी 49.87 मोल और ऑप्शन डी 81 मोल। तो आसूत जल की जो मोलरता होती है 55.56 मोल होती है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 पूछा है HiO4, H3IO5 तथा H6H5IO6 में आयोडीन की ऑक्सीकरण अवस्था है। ऑप्शन ए +1 +3 +7, ऑप्शन बी +7 +7 +3, ऑप्शन सी +7 +7 +7, ऑप्शन डी +7 +5 +3। तो 3 दिए गए हैं आपका HiO3, HiO4 है, फिर है आपका
H5I H3IO6 H3IO5 सेकेंड वाला है, और जो थर्ड वाला आपका है H5IO6 ये तीन दी गई है। इन तीनों में आपको I की ऑक्सीकरण संख्या चेक करना है। तो सबसे पहले मैंने मान लिया कि I का ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर आपका X है। तो पहले के लिए चेक करते हैं। हाइड्रोजन के एक होता है तो एक प्लस I का मैंने मान लिया X प्लस ऑक्सीजन 4 लिया गया है, और ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है -2, तो -2 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 8 में से 1 जाएंगे 7। अब सेकंड के लिए चेक करते हैं। हाइड्रोजन 3 है तो 3 प्लस I का मैंने मान लिया x प्लस 5 है तो 5 गुणे -2 बराबर 0। तो यहाँ से आप x का मान निकालेंगे 7। अब इसके लिए चेक करते हैं तो हो जाएगा आपका हाइड्रोजन है 5 तो 5 प्लस I का मैंने माना x तो x हो जाएगा, फिर प्लस 6 ऑक्सीजन है तो 6 गुणे -2 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 7। तो इस तरीके से आपने देखा कि HiO4 H3IO5 H5IO6 तीनों में जो I की ऑक्सीडेशन नंबर है +7 +7 +7, इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 पूछा है निम्न में से कौन सा समीकरण संतुलित है। ए आपका दे दिया है 2Al प्लस का 3H2SO4, उसके बाद से आपका बनता है Al2SO4 का थ्रायस प्लस का 3H2, और ऑप्शन बी आपका दे दिया है 2KClO3 उसके बाद से आपका बनता है 2KCl प्लस का 3O2। ऑप्शन सी आपका दे दिया है 2Na प्लस 2Na प्लस 2H2O, ये बनता है आपका 2NaOH प्लस का H2, और ऑप्शन डी आपका दिया है उपरोक्त सभी। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट को चेक करता हूं कि ए आपका रासायनिक समीकरण संतुलित है या नहीं। यहाँ पर 2 एल्युमिनियम, यहाँ पर भी 2 एल्युमिनियम, यानी आपका एल्युमिनियम बैलेंस है दोनों साइड। तो एल्युमिनियम तो बैलेंस। अब देखते हैं हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन की मात्रा यहाँ पर कितना है 3 दूना 6, और यहाँ पर कितना है 3 दूना 6, यानी आपका हाइड्रोजन भी बैलेंस है। अब चेक करते हैं सल्फर के बारे में। यहाँ पर सल्फर 3 है, यहाँ पर भी सल्फर 3 है, यानी सल्फर भी बैलेंस है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन 4 3 12 ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, 4 3 12 ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, यानी पहला समीकरण आपका संतुलित है। सेकंड देखते हैं 2KClO3, यानी जो आपका पोटेशियम है सेकंड वाले में, पोटेशियम यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, यानी पोटेशियम आपका क्लियर है। क्लोरीन 2 है तो क्लोरीन 2 है, यानी क्लोरीन भी दोनों साइड बैलेंस है। और ऑक्सीजन की बात करें तो 3 दूना 6, यानी ऑक्सीजन भी बैलेंस है। तो आपने देखा कि आपका समीकरण ए और समीकरण बी दोनों सही है, तो आपको तीसरा चेक करने की जरूरत नहीं है। इसलिए चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन चारों ऑप्शन में कोई ऑप्शन ऐसा नहीं दिया है कि ए और बी दोनों या बी और सी दोनों। तो इस तरीके का ऑप्शन नहीं दिया, आपने 2 चेक किया दोनों सही है तो आप मान देंगे उपरोक्त सही। अगर इसमें कोई ऑप्शन ऐसा दिया रहता है कि बी और सी दोनों सही है या ए और बी दोनों सही है तो आपको कंफ्यूजन होती है, लेकिन आपको डायरेक्ट दिया उपरोक्त सही, तो 2 आपने चेक कर लिया था, यानी तीसरा भी होगा, तो इसलिए आप उपरोक्त सही हो जाएगा सही, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79
बोला है कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 11, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 281। तो इस तरीके से ऑप्शन के आधार पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, गैस द्रवित की जा सकती है। ऑप्शन ए क्रांतिक ताप से ऊपर के ताप पर, ऑप्शन बी क्रांतिक ताप से कम ताप पर, ऑप्शन सी किसी भी ताप पर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया था गैसीय नियम में कि किसी भी गैस को द्रवित की जा सकती है क्रांतिक ताप से कम ताप पर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 पूछा है 10⁻⁻6 मोल HCl विलयन का पीएच मान है। 10⁻⁻6 मोल HCl का पीएच मान है। तो आपका होता है पीएच मान बराबर होता है माइनस का log H प्लस। ओके, तो pH बराबर हो जाएगा माइनस का log H प्लस की वैल्यू दे दिया है 10 पे पावर माइनस का 6। तो यहाँ से आप pH का मान निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा log 10। log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो pH का मान आपका कितना आ जाएगा 6। तो pH की वैल्यू 6 के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 का। क्वेश्चन नंबर 82, आयरन के ऑक्साइड में यदि आयरन आपका 69.9% तथा ऑक्सीजन 13.1% भारानुसार हो, तो आयरन ऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र होगा। परमाणु भार आपका दे दिया आयरन का 55.85 और ऑक्सीजन का 16। ऑप्शन ए आपका है FeO, ऑप्शन बी आपका है Fe3O, ऑप्शन सी आपका है Fe2O3 और ऑप्शन डी आपका है FeO2। तो क्वेश्चन नंबर 82 मूलानुपाती सूत्र आपको निकालना है। इस चैप्टर को मैंने पढ़ाया नहीं है, तो प्यारे दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे। जिस चैप्टर को मैंने पढ़ाया नहीं है तो उसको मैं डायरेक्ट आंसर टिक करूंगा। मैं सोमवार से शनिवार का जो थ्योरी क्लास होता है उसमें मैं आपको जो भी आपके इम्पोर्टेंट चैप्टर होंगे केमिस्ट्री के उसको मैं पढ़ा दूंगा। तो इसका आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 आपका है विसरण की दर सबसे अधिक होगी। ऑप्शन ए आपका है NH2 के लिए, ऑप्शन बी आपका है CH4 के लिए, ऑप्शन सी आपका है H2 के लिए और ऑप्शन डी आपका है O2 के लिए। ए आपका है किसके लिए NH3 ए है, बी आपका है CH4, सी आपका है H2 और डी आपका है O2। तो प्यारे दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो विसरण दर R होता है, जो विसरण दर आपका R होता है वह द्रव्यमान पर डिपेंड करता है, यानी किसी भी तत्व के परमाणु भार पर डिपेंड करता है, क्योंकि R व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/√m की। जितना m का मान कम होगा R की वैल्यू उतनी ही अधिक होगी, जितना m का मान अधिक होगा उतनी ही R की वैल्यू कम होगी। यानी यदि आपका अणुभार अधिक होगा तो विसरण दर कम और अणुभार अधिक, अणुभार कम तो विसरण दर अधिक और अणुभार अधिक तो विसरण दर कम, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो जिसका भार सबसे कम होगा उसका अणुभार, जिसका अणुभार सबसे कम होगा उसकी विसरण दर सबसे अधिक होगी, क्योंकि R व्युत्क्रमानुपाती होता है अणुभार के। तो अणुभार जिसका कम होगा उसकी वितरण दर सबसे अधिक होगी। इसको मैंने गैसीय नियम में बताया था। तो इसका अणुभार हो जाएगा नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का 3 17 है,
इसका 12 और 4 16, इसका 2 और इसका O2 है, तो कितना हो जाएगा 16 दूना 32। तो किसका अनुभार सबसे कम है? हाइड्रोजन का। तो विसरण दर किसका सबसे अधिक होगा? हाइड्रोजन का, क्योंकि व्युत्क्रमणानुपाती है। जिसका अनुभार सबसे कम होगा उसकी विसरण दर सबसे अधिक। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 आपका है, पूछा है कि यदि किसी तत्व A का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है, 284 है, फिर बोला है तथा तत्व B का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 24 है, B का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 24 है, तो इन तत्वों के संयोग से बने यौगिक का सूत्र है ऑप्शन ए AB, ऑप्शन बी A2B3, ऑप्शन सी AB2 और ऑप्शन डी A2B। तो A के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, B के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको यदि यौगिक का सूत्र निकालना होता है तो आप संयोजी इलेक्ट्रॉन से निकाल सकते हैं। जैसे आपका A है और B है, इसके भी बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 यहाँ पर रख देंगे, इसके भी बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा A4 B4। तो इसको क्या लिख सकते हैं? दोनों सेम है, A भी 4 है B भी 4 है, तो इसको हम A भी लिख सकते हैं। तो इसका जो यौगिक का सूत्र हो जाएगा AB, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 है कि दो समान अथवा असमान तत्वों के परमाणुओं के बीच परस्पर समान इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनने वाला आबंध होता है। ऑप्शन ए उप सहसंयोजक बंध, ऑप्शन बी आयनिक आबंध, ऑप्शन सी धात्विक आबंध और ऑप्शन डी सहसंयोजक आबंध। तो दो समान अथवा असमान तत्वों के परमाणुओं के बीच जो संबंध बनता है उसको हम बोलते हैं सहसंयोजक आबंध, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 85 का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। बोला है कि निम्न में से तत्वों का युग्म समान वर्ग में रखा गया है। तो जिस तत्व के बाहरी शेल में समान इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको समान वर्ग में रखा जाता है। 4 ऑप्शन दिया है A B C D। पहले ऑप्शन में आपको दिया है 17 और 38, 17 और 38। दूसरे ऑप्शन में आपको दे दिया है 20 और 40। तीसरे ऑप्शन में आपको दे दिया है 11 और 33 और चौथे ऑप्शन में आपको दे दिया 17 और 35। तो क्या करेंगे, इन चारों का इसका पहले फिर इसका फिर इसका फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, जिसमें आपके दोनों में बाहरी सेल में सेम इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसको सेम वर्ग में रखना है। तो 17 का करेंगे तो 2 8 7 होगा और 38 का तो 2 8 18, 18 2 20 28, 28 उसके बाद से 8 2 कर देते हैं तो 8 2 10, 8 2 10, 10 दूना 20, 30 38। अब इसका करते हैं तो इसका करेंगे 20 का हो जाएगा 2 8, 8 2 10, 8 18 2 20। ओके, अब 40 का करते हैं तो 2 8 18 8, तो आपका हो जाएगा 8 2 10 8 18, 18 दूना 36, 36 और 4 40। अब इसका करते हैं 11 क्या होगा 2 8 1, 33 का करते हैं 2 8 18, 18 2 20 28, 2 30 3 33, तो 18 2 20 28 2 30 3 33। अब इसका देखते हैं तो 17 का क्या हो जाएगा 2 8 7, 35 का क्या होगा 2 8 18, तो 18 2 20 28, 2 30 5 35। तो अगर आप चारों ऑप्शन में देखेंगे तो इन दोनों में भी आपको बाहरी कोश में सेम इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, तो ए बी कट, इन दोनों में नहीं ए बी कट, इन दोनों में नहीं ए बी कट, इन दोनों में मिल रहे हैं, यानी आपका
ऑप्शन नंबर डी 17 और 35 परमाणु क्रमांक वाले दोनों में बाहरी कोश में सेम इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, इसलिए इनको सेम वर्ग में रखा जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 पूछा है Cu पे +2 के 4 ग्राम तुल्यांकों का Cu धातु में अपचयन करने के लिए आवश्यक फैराडे की संख्या। जो फैराडे की संख्या होती है, फैराडे की संख्या जो होती है वह ग्राम तुल्यांकों की संख्या के बराबर होती है। ग्राम तुल्यांक की संख्या के बराबर होती है। तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या 4 दे दिया है, तो फैराडो की संख्या भी 4 हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। बोला है कि DDT का पूरा नाम है। ऑप्शन ए डाइक्लोरो डाइफेनिल डाइक्लोरोएथेन, ऑप्शन बी डाइफेनिल डाइक्लोरो टेट्राफ्लोरोएथेन, ऑप्शन सी डाइफेनिल डाइक्लोरो टेट्राक्लोरोमेथेन, ऑप्शन डी डाइक्लोरो डाइफेनिल टेट्राक्लोरोमेथेन। तो DDT का जो पूरा नाम होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन होता है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 बोला है कि 14 हाइड्रोजन पर प्लस Cr2O7 पर -2 प्लस 3Ni रासायनिक अभिक्रिया कराया गया, तो 2Cr पे प्लस का 3 प्लस 7H2O प्लस का 3Ni पे +2 उपरोक्त अभिक्रिया में अपचायक है। तो रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार से आपका है 14H पर प्लस, फिर आपका है प्लस Cr2O7 पर -2, फिर प्लस का है आपका 3Ni। रासायनिक अभिक्रिया जब कराई जाती है तो आपका बनता है 2Cr पे +3। ओके, फिर आपका आगे दिया है 7H2O प्लस का 7H2O प्लस का दे दिया है आपका 3Ni पे +2, 3Ni पर प्लस का 2। तो यदि आप डायरेक्ट रासायनिक सूत्र को देखेंगे तो भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा यही आपका अपचायक का कार्य कर रहा है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 किसी तत्व का समस्थानिक n x पे पावर m है, n x पे पावर m है, न्यूट्रॉनों की संख्या होगी ऑप्शन ए m + n, ऑप्शन बी m, ऑप्शन सी n और ऑप्शन डी m - n। तो आपका होता है न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक। द्रव्यमान संख्या कितना दे दिया है m, तो m माइनस परमाणु क्रमांक यानी n, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या जो हो जाएगी द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक यानी m - n। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 समझिएगा क्या है कि यदि 1000 ग्राम विलायक में 18 ग्राम ग्लूकोज मिले है तो विलयन कहा जाता है। ऑप्शन ए 1 मोल, ऑप्शन बी 0.1 m और ऑप्शन सी 0.5 m और ऑप्शन डी -0.1 m। तो इस जिस चैप्टर से ये आपका क्वेश्चन नंबर 91 है इसको भी मैंने पढ़ाया नहीं है, तो ऑप्शन के अनुसार अगर आप जाएंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 पूछा है कि पोटासियम K2SO4 इंटू Al2SO4 का 24H2O किस प्रकार का लवण है। जो आपका है K2SO4 इंटू Al2SO4 का थ्रायस इंटू 24H2O बोला है किस प्रकार का लवण है। तो एक बात मैं आपको बता दूं, जो एक K2SO4 Al2SO4 का थ्रायस इंटू 24H2O है, ये फिटकरी का अणुसूत्र है। किसका? फिटकरी का अणुसूत्र है। ओके, डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिटकरी का रासायनिक सूत्र है, तो K2SO4 Al2SO4 का थ्रायस इंटू 24H2O। जो फिटकरी आपका होता है त्रिक लवण होता है। तो ऑप्शन के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर
बी सही हो जाएगा। जो फिटकरी होता है दिख लो तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 पूछा है CaOH का ट्वाइस का तुल्यांकी भार है। CaOH का ट्वाइस का तुल्यांकी भार बताइए। जबकि परमाणु भार दे दिया है, कैल्शियम का आपको दे दिया है 40, ऑक्सीजन का आपको दे दिया है 16 और हाइड्रोजन का आपको दे दिया है 1। तो पूछा जा रहा है तुल्यांकी भार। ऑप्शन ए आपका दे दिया है 80, ऑप्शन बी आपका दे दिया है 37, ऑप्शन सी का पता नहीं और ऑप्शन सी 49 और ऑप्शन डी 39। तो आपका होता है तुल्यांकी भार बराबर परमाणु भार बट्टे संयोजकता, परमाणु भार बट्टे संयोजकता। ओके, तो यहाँ पर परमाणु भार CaOH का ट्वाइस का परमाणु, तो कैल्शियम का 40 तो 40 रख देंगे, प्लस ऑक्सीजन 2 भाग लिया गया, 1 का 16 तो 2 का 32, प्लस का हाइड्रोजन 2 भाग लिया गया तो 1 का 1 तो 2 का 2 बट्टे संयोजकता 2 है तो 40 30 70 2 72 2 74, तो 74 बट्टे 2 यानी कि 37 आपका आ जाएगा तुल्यांकी भार CaOH का ट्वाइस का। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 बोला है कि कैल्शियम क्लोराइड को जल में घोलने पर निम्न क्रिया होती है। CaCl जली Ca पर प्लस का 2 प्लस 2Cl पर माइनस, यदि कैल्शियम क्लोराइड के 222 ग्राम को जल में घोलते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड से प्राप्त आयनों की संख्या होगी। ऑप्शन ए 3.61 इंटू 10 टू द पावर 24, ऑप्शन बी 4.96 इंटू 10 टू द पावर 20, ऑप्शन सी 3.61 इंटू 10 टू द पावर 23 और ऑप्शन डी 4.98 इंटू 10 टू द पावर 23। तो इस क्वेश्चन को भी मैंने, इस चैप्टर को भी मैंने पढ़ाया नहीं है, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जितने भी चैप्टर आपके केमिस्ट्री में छूटे हैं इसको मैं एक बार फिर से बताता हूँ। सोमवार से शनिवार का जो थ्योरी क्लास होता है उसमें मैं पढ़ा दूंगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95 बोला है धातु वे तत्व है जिनमें ऑप्शन ए धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, ऑप्शन बी ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, ऑप्शन सी हथौड़े से पीटने पर छोटे छोटे कणों में टूट जाने का गुण होता है, ऑप्शन डी विद्युत तथा उष्मा के कुचालक होने का गुण होता है। तो जो धातु के तत्व होते हैं उसमें धनायन बनाने का गुण होता है। जो धातु के तत्व होते हैं धनायन बनाने का गुण होता है, क्योंकि अम्ल के साथ क्रिया करके प्लस H आयन त्याग करते हैं, इसलिए धनायन का बनाने का गुण होता है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 बोला है गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन ए 3RT √3RT/m, ऑप्शन बी √2RT/m, ऑप्शन सी √MT/m, ऑप्शन डी √8RT/m। तो मैंने वर्ग माध्य मूल वेग VRMS की वैल्यू बताया था √3RT/m। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97 आपका है अर्ध आयुष क्वेश्चन। तो रेडियो एक्टिविटी का ये क्वेश्चन है, इसको भी मैंने पढ़ाया नहीं है। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। इस चैप्टर को भी हम कवर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 98 पूछा है प्रोड्यूसर गैस का सूत्र है। तो प्रोड्यूसर गैस का सूत्र मैंने आपको बताया था कि प्रोड्यूसर गैस का सूत्र ऑप्शन ए दिया है CO+H2, ऑप्शन बी दिया है CO+N2, ऑप्शन सी दिया है CO2+H2, ऑप्शन डी दिया है H2O। तो प्रोड्यूसर गैस का जो सूत्र होता है CO+N2। वाटर गैस का भी देख लीजिए, तो वाटर गैस का होता है CO+H2। तो प्रोड्यूसर गैस पूछा है तो CO+N2 होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 98 का। तो एक चीज और देख लीजिए, प्रोड्यूसर गैस पूछे CO+N2, वाटर गैस पूछे तो CO+H2। कॉन्सेप्ट क्या रखना है, वाटर का आपका सूत्र होता है H2O।
तो वाटर गैस पूछे तो CO प्लस का H2, और अगर प्रोड्यूसर पूछे तो CO प्लस M2। क्वेश्चन नंबर 99 बोला है 238 परमाणु भार तथा 92 परमाणु क्रमांक वाले एक तत्व से एक अल्फा कण तथा 2 बीटा कण निकलने के बाद प्राप्त तत्व की द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु क्रमांक क्या होगा। आपका ऑप्शन दिया है 23490, बी दिया है 23590, सी दिया है आपका 23492 और डी ऑप्शन दिया है 23892। तो समझिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 99 92 यूरेनियम 235 है। ओके, 92 यूरेनियम 238 है। इससे बोल रहा है एक अल्फा निकाल रहे हैं पहले, और फिर दूसरी बार हम 2 बीटा निकाल रहे हैं, तो इसका परमाणु भार व परमाणु क्रमांक क्या होगा। तो 92, तो आपका 92 यूरेनियम 235 से आप पहले एक अल्फा को निकालते हैं, तो किसी भी परमाणु से अगर एक अल्फा कण निकलता है तो द्रव्यमान संख्या में, ये 238 है, द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी आती है तथा परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आती है। ध्यान में रखिएगा, यदि एक अल्फा कण निकलता है तो जो द्रव्यमान संख्या होता है उसमें 4 की कमी, और जो परमाणु क्रमांक होता है उसमें 2 की कमी होता है। तो कर दीजिए कमी, तो हो जाएगा 90 यूरेनियम 234। ये तो एक अल्फा निकालने पर आपका आया। फिर बोला है एक अल्फा 2 बीटा निकालिए, तो 90 यूरेनियम 235, फिर इसमें से 2 बीटा निकालने पर, तो बीटा निकालने पर क्या होता है, एक बीटा निकालने पर परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है, और द्रव्यमान संख्या में 234 है, और द्रव्यमान संख्या में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। यानी यदि एक बीटा कण निकलता है तो परमाणु क्रमांक आपका 1 बढ़ेगा, द्रव्यमान संख्या में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, यानी द्रव्यमान संख्या आपका वैसे ही रहेगा। तो 2 बीटा कण निकल रहे हैं तो आपका परमाणु क्रमांक 1 बीटा पर 1 बढ़ता है, तो 2 बीटा पर 2 बढ़ जाएगा, यानी 92 यूरेनियम 234 हो जाएगा। तो इस तरीके से एक अल्फा और 2 बीटा निकलने पर जो नया आपका परमाणु भार और परमाणु क्रमांक होगा वो होगा आपका 23492। तो ऑप्शन के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, निम्न में से किस गैस का द्रवीकरण सरलता से होता है। ऑप्शन ए NaS3, ऑप्शन बी SO2, ऑप्शन सी H2 और ऑप्शन डी CO2। तो प्यारे दोस्तों, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का द्रवीकरण सबसे सरलता से होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा और इसको ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और खुद अपने आप को जांचिए कि इस। तो प्यारे दोस्तों, जुड़े रहिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से हम लोग आपको तैयारी कराएंगे, एक भी नंबर आपका कटने नहीं देंगे और एक अच्छा से अच्छा नंबर आपको पॉलिटेक्निक इंटेक्स एग्जाम में आपको लाना है। तो प्यारे दोस्तों, और एक चीज, मंडे को यानी कि कल केमिस्ट्री में आप लोग कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि इस चैप्टर को पढ़ना है। तो प्यारे दोस्तों, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा, जरूर कमेंट करिएगा। जो चैप्टर आप डिमांड करेंगे उस चैप्टर को मैं पढ़ा दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई जोश नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।